नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी, हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर उषा माहेश्वरी जी पुंगलिया द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है सांप सीढ़ी। अभी भी भारतवर्ष में दुर्भाग्य से पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है। इसी सोच के चलते लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार बराबर अवसर नहीं मिल पाता है और लड़कों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव आता है विरासत को संभालने का और परिवार के संचालन का। कुछ इसी भावना पर केंद्रित है उनकी यह कहानी सांप सीढ़ी। जिंदगी की भाग दौड़ सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कब एक ही पल में आदमी एकदम ऊपर पहुंच जाता है और कब दूसरे ही पल में नीचे धड़ाम से गिर पड़ता है, पता ही नहीं चलता। बचपन में सांप सीढ़ी का खेल बड़ा आकर्षक लगता था, जिसमें रोमांच भरा होता था। डर और खुशी का रोमांच हर पल दिल में धुक धुकी लगी रहती थी। सांप और सीढ़ी की भूल भुलैया में मन डोलता रहता था। बचपन में मैं ये खेल बहुत खेला करता था। खेलना इतना अच्छा लगता था कि जब देखो तब उसी में लगा रहता था। इस खेल में मेरा साथी था रवि। पड़ोस में ही रहता था, अवसर मिलते ही चला आता था। फिर बस हम होते, सामने फैला सांप सीढ़ी का खेल होता। फिर हम सब कुछ भूल जाते। अन्य बच्चों की तरह गली मोहल्ले के खेल में मुझे कोई रुचि नहीं थी। कंचे खेलने में हारने का भय रहता था। नए नए कंचे लाने के लिए रोज पैसे चाहिए थे। गिल्ली डंडा खेलने में बहुत भागना पड़ता था। जो कि मुझे जल्दी ही थका देता था। लेकिन सांप सीढ़ी के खेल में न भाग दौड़ करनी पड़ती थी और न ही रोज पैसे की जरूरत थी। आराम से बैठकर खेल लेते थे। डर और खुशी की उत्ताल तरंगों पर लहराता मन खेल से चुंबक सा चिपका रहता था। कई बार पढ़ते पढ़ते भी अकेले ही खेलने लग जाता था। अपना काल्पनिक साथ बना लेता था। दोनों की गोटी खुद ही चलाता था। खेल खेल में जहाँ ज़रूरत होती अपनी गोटी को सीढ़ी चढ़ा देता और सांप के काटने से बचा भी लेता। माँ देख लेती तो नाराज़ होती, खेल छीन कर ले जाती, पढ़ने की हिदायत देती। मैं पढ़ने लगता, पर मेरा मन कहाँ लगता था पढ़ने में। परीक्षा में मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि रवि के अच्छे नंबर आते थे। माँ अक्सर डांटती, समझाती, रवि का उदाहरण देती। बाल मन की जिद थी। छोटा सा घर था। माँ खेल को कहीं भी छुपाती। मैं मौका मिलते ही ढूंढ निकालता, किंतु पिताजी के सामने नहीं पड़ता। उनको मुझ पर गुस्सा बहुत आता। मैं उनकी 6 संतानों में अकेला लड़का था और 5 लड़कियां। सब घर में मेरा विशेष ध्यान रखते, किंतु पिताजी मेरी पढ़ाई की लापरवाही देखते तो आग बबूला हो जाते। फिर उन्हें मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती। वे मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, पर मुझ में बड़ा आदमी बनने की कुव्वत नहीं थी। मैं अक्सर सोचता, पिताजी यूं ही परेशान होते हैं, भला हर आदमी बड़ा आदमी बन सकता है क्या? नहीं ना, वे खुद भी कौन से बड़े आदमी बन सके। परंतु मैं उन्हें यह कभी नहीं कह सका। मैं हमेशा उनसे नजरें चुराता, जैसे खेलते वक्त सांप से बचने की कोशिश करता। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार बचा लेना, पास करा देना। बार बार दोहराता, सीढ़ी चढ़ने का वरदान मांगता। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत आस्तिक था, बल्कि भगवान का नाम तो निर्बल मन की बैशाखी है, कहना ज्यादा सही होगा। शोक संतप्त भयभीत क्षणों में आत्मबल पाने का सरल रास्ता भी लगता था भगवान का नाम लेना, भगवान से प्रार्थना करना। और मैं मुसीबत की
उस घड़ी में क्या कर सकता था। आज हंसता हूँ, क्या भगवान काम आया? क्या सचमुच मैं और कुछ नहीं कर सकता था? आज महसूस करता हूँ कि जब अपने में ही आत्मबल की कमी हो तो कोई सहायता नहीं करता। स्वयं अपनी सहायता करने वाला ही मंजिल पर पहुंचता है। पिताजी की डांट कड़वी दवा जैसी थी। उस वक्त सोचा करता था, हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा कर दे ताकि पिताजी की डांट नहीं खानी पड़े, मैं अपनी मनमर्जी से जी सकूं। काश वह कड़वी दवा पी लेता, अपनी नासमझी पर समझदारी का मुलम्मा चढ़ा लेता। तब सिर्फ जो मात्र एक खेल था, सांप सीढ़ी, आज मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई नहीं बन गया होता। मैं जिंदगी में बार बार सांपों द्वारा काटा गया। मेरे साथी तकदीर की सीढ़ियां चढ़ते गए। मैं जहां का तहां रह गया, कुछ नहीं बन सका, कुछ नहीं पा सका। उस समय माँ का दर्द नहीं समझ सका, पिताजी की आशाओं पर पानी फिरते नहीं देख सका। आज समझा कि पिताजी क्यों कहते थे, सांप सीढ़ी खेलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता, मेहनत और लगन से बनता है। और तुम? पिताजी दांत पीस कर रह जाते। तब मैं कहाँ समझता था कि पिताजी का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। उनकी 5 बेटियों के बोझ से डगमगाती जीवन नैया का एकमात्र पतवार मैं ही हूँ। तब उनका दर्द नहीं समझ पाया था कि गृहस्थी का बोझ अकेले ढोते ढोते आदमी किस कदर टूट जाता है। ये आज पिताजी को देखकर जान सकता हूँ। पिताजी सुबह 9 बजे अपना टिफ़िन लेकर निकलते, शाम ऑफिस से घर आते, चाय पीते। माँ उन्हें खाने के लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर देती, किंतु वे उन्हें छूते भी नहीं। माँ आग्रह करती तो कहते, बच्चों को खिला देना। खुद उठकर चल देते। पहले नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं, पर उम्र के बढ़ने के साथ जाना कि किसी बनिए की दुकान पर मुंशी का काम करने जाते हैं। यही कारण रहा कि वे कभी हमारे साथ फुर्सत से नहीं बैठे, कभी हमारे साथ नहीं खेले। वे हमेशा थके थके से तनावग्रस्त ही दिखाई देते थे। और आज जब मुझे उनका मजबूत सहारा बन जाना चाहिए था, उन पर बोझ बना हुआ हूँ। हर दरवाजे से बैरंग लिफाफे सा लौट रहा हूँ। खाली हाथ लौटना, बार बार लौटना, कितना असहाय सा हो गया हूँ मैं। नौकरी के फॉर्म भरते समय कितना खर्चा होता है, मांगते हुए शर्म से गड़ जाता हूँ। अपने ही घर में मुंह लटकाए चोर की भांति घूमता रहता हूँ। अपने ही घर में चोर की तरह मुंह लटकाए घुसता हूँ। जवान होती मेरी बहनें, पढ़ाई में अव्वल आती मेरी बहनें मुझे व्यंग्य से देखती हैं, हिमाकत से मुंह फेर लेती हैं, तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। उनका कसूर नहीं, मैं उन सब में बड़ा हूँ। क्या मैं बड़े होने का फर्ज निभा रहा हूँ? सचमुच नाकाम आदमी को कौन पसंद करता है? और माँ का दर्द भरा स्वर गूंजता है, तेरे से तो तेरी बहनें ही अच्छी हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं, ट्यूशन पढ़ाकर भी अपना खर्चा निकाल ही लेती हैं, और एक तू निठल्ला, बस खाता है और सोता है। ये कहते कहते माँ की आंखों से आंसू बह आते हैं। तब वह अपने ही आंचल से उन्हें पोंछती हुई कहती है, देख वीरू, जब तू पैदा हुआ था तब घर में कितनी खुशियां मनाई गई थी, तेरे लिए कैसे कैसे जतन किए गए थे, तू जाने कितनी आंखों का सपना था। पर तूने आज अपने कर्मों से माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट ही कर ले, पर कुछ तो कर। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 पैसे कमाना सीख, तू सबसे बड़ा है। तेरा ब्याह कर दूं, घर में बहू आए, पर बिना नौकरी।
बात अधूरी छोड़कर माँ चली जाती। मैं असहाय सा सोचता हूँ, क्या सचमुच ही मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? मुझे कहीं क्लर्की तो मिल सकती है। ठीक है, मुझ में बहुत बड़ा आदमी बनने की काबिलियत नहीं है, परंतु मैं क्या करूँ? बेरोज़गारों की लंबी लाइन, उसमें भी आरक्षण का ऐसा रोग कि थोड़ी-सी उम्मीद नहीं बची है। मेरे पास कोई सिफ़ारिश भी नहीं है और न ही घूस देने के लिए मोटी रकम। द्वितीय श्रेणी पास की कौन कहे? यहाँ तो प्रथम श्रेणी वाले भी इसी लाइन में खड़े हैं। ऐसे में पिताजी के हाल पर तरस आता है। अब पिताजी ही कुछ कर सकते हैं, शायद वे ही कुछ कर सकें। अन्यथा मुझे लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। हाँ, ना के बीच त्रिशंकु सा लटका हुआ हूँ, सांप सीढ़ी की तरह। शायद यही मेरी नियति है। अभी आपने सुनी डॉक्टर उषा माहेश्वरी जी पुंगलिया द्वारा लिखित यह मार्मिक कहानी सांप सीढ़ी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।